3 साल पहले हापना मेडिसिन आई थी मार्केट में और कहा जाता था कि उसको यूज करने से इंसानियत के हर दर्द खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे काफी सारे लोगों ने इस दवाई का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें जवान लोगों की तो यार उनके लिए इसका एक अलग ही मतलब था, क्योंकि अगर इस दवाई को सोडा के साथ लिया जाता था ना तो ये एक ड्रग की तरह काम करता था। ठीक है, और तुम्हें बिल्कुल नशा हो जाता था तगड़े टाइप का। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे लोगों ने काफी भर के इसका इस्तेमाल किया है अपना स्ट्रेस निकालने के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए। ठीक है, और बड़े लोग सोचते रहते थे कि ये सारे बच्चे हमेशा सोडा क्यों पीते रहते हैं। हापना को पाने के लिए बस एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता था, क्योंकि वैसे तो ये काफी ज्यादा सस्ती थी तो कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता था। ठीक है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इसका अंत कितना खतरनाक होगा। अब यार हमें दूसरे इधर एक्सेल का सीन दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक ब्रेसलेट टाइप होता है। अब यार ये ब्रेसलेट पूरी तरह से फंस चुका होता है एक्सेल के हाथों में और उसे हर्ष ये बताती है कि इसकी मदद से हम तुम्हें हमेशा ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो देखता है कि सारे के सारे मेंबर्स ने ये ब्रेसलेट्स पहने होते हैं। ओके, अब भाई इनको यहाँ पे ये ऑर्डर दिया जाता है कि तुम लोगों को डॉक्टर स्किनर को ढूंढना है जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब तुम्हें डिसाइड करो तुम हमेशा ऐसे पुलिस से बच के भागना चाहते हो या फिर स्किनर को ढूंढ के अपनी आजादी जीना चाहते हो। तो यार ऑब्वियसली बात है सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं, तो हर्ष इनसे यही काम करवाना चाहती है। यहाँ पे भाई एक्सेल पार्कोर का इस्तेमाल करके भाई एकदम से क्रिस की गन छीन लेता है और उसके ही सर पे रख देता है। अब ये सब के सब लोग तो एकदम से शॉक हो जाते हैं। ओके, अब दिखाया जाता है कि जो रिस्ट बैंड पहना हुआ है ना एक्सेल ने, उसके अंदर एकदम से करंट आता है और भाई एक्सेल शॉक हो जाता है। तो हर्ष ये कहती है कि यही ट्रिक बार बार काम नहीं करेगी, समझे। और वैसे भी अगर तुमने ये जबरदस्ती उतारने की भी कोशिश की ना तो सेम ही होगा, बस इलेक्ट्रिसिटी का करंट बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा और तुम्हारा हाथ पिघल के नीचे गिर जाएगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो भी ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो ज्यादा चालाकी नहीं चलेगी। तो ये सब के सब लोग मान लेते हैं कि भाई इन्हें एक मिशन मिल चुका है कि इनको डॉक्टर स्किनर को ढूंढना है। यहाँ पे हमें मीडिया का सीन दिखाया जाता है। भाई प्रेसिडेंट वगैरह जो होता है वो तो यही कहता है कि भाई मेरे को बिल्कुल नहीं पता था इसके बारे में, तो ये लोग कहते हैं रिजाइन कर दो फिर यहाँ से। दूसरे यहाँ पे मीडिया भाई डॉक्टर स्किनर के गार्डन संभालने वाले से बात करती है, बट इनको कोई भी क्लू नहीं मिल रहा होता है डॉक्टर स्किनर के बारे में। ठीक है, अब यार इन लोगों का ठिकाना एक बार्बर शॉप के अंदर होता है। अब ये लोग बात करते हैं अगर इनको स्किनर मिल गया तो क्या करेंगे। तो अक्सर यही कहता है कि करेंगे क्या भाई, उससे एंटीडोट बनवाएंगे और फिर ज्यादा दाम में बेचेंगे, अमीर बन जाएंगे हम ऐसे। तो यार डक कहता है कि हम यहाँ पे अमीर बनने के लिए नहीं बैठे हैं। ठीक है, ना ही हमारा कोई और रीजन है। ठीक है, तो बेसिकली ये लोग यहाँ पे दुनिया को बचाने के लिए इकट्ठा हुआ है। ठीक है, यही बात करते हैं ये लोग यहाँ पे। एक्सेल पूछता है कि वैसे तुम में से किसी ने हापना को यूज किया है, तो लगभग क्या इन सब ने यूज किया होता है भाई हापना का। ठीक है, तो ये आज से इनका बेस बन जाता है। भले यहाँ पे डक कहता है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था तुम हमारी टीम में शामिल हो, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, शो ऑफ ज्यादा करते हो। ठीक है, ये लोग यहाँ पे एक गैराज में आते हैं और एक्सेल के हाथों से ये खुल जाता है। उसका डाटा ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया था डग ने जब वो सो रहा था। ओके, यहाँ पे इनकी कार्स खड़ी हुई होती है, जिसके बाद ये लोग यहाँ पे मीटिंग शुरू करते हैं और डिस्कशन करते हैं डॉक्टर स्किनर के बारे में, उसकी पूरी लाइफ के बारे में कि उसने क्या किया अपनी लाइफ में, क्या नहीं किया। लेकिन यहाँ पे क्रिस कहते हैं कि हम ये फालतू बकवास क्यों कर रहे हैं, हमें यहाँ पे मेन टॉपिक पे आना चाहिए ना, जिससे हमें सच में पता चलेगी उसकी वो असलियत में है कहाँ। तो डक बताता है कि हाँ वो आज तक 3 नोबेल प्राइज जीत चुका है और एक काफी शांति और अच्छी जिंदगी जीता था वो। यहाँ तक कि जो भी दवाई आज तक उसने बनाई थी ना, सबके सब पेटेंट्स उसने ऐसे ही दे दिए थे। क्लाइमेट के बारे में बहुत ज्यादा सोचता था, एनवायरमेंट के बारे में काफी सारे स्पीचेस वगैरह दिया करता था, यूएन मीटिंग्स वगैरह भी अटेंड किया करता था। तो हर्ष बताती है कि उसकी एक बहुत ज्यादा फेमस स्पीच है यूएन की, जहाँ पे उसने बताया था कि भाई 3 साल बाद आर्कटिक आइस पिघल जाएगी और हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन इस बात को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया था, सारी की सारी कंट्रीज वहां से उठ के चली गई थी। उसके कुछ समय बाद ही यहाँ पे डॉक्टर स्किनर गायब हो गया था। अब यार ये लोग बात करना शुरू करते हैं कि यार दिखने में तो बहुत अच्छा बंदा लग रहा है ये वैसे, लेकिन क्रिस कहती है कि ऐसा नहीं है, कुछ ज्यादा ही अच्छा दिखा रहा है अपने आप को, हो सकता है कि छुप छुप के गलत काम भी करता हो ये। ऑनलाइन पोस्ट भी काफी सारे हैं कि कैसे उसने लोगों की मदद की। तो यार दिखाने में तो ये बंदा एकदम संत है और भाई काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन यार फिर उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है लोगों को मारने का, ऐसा क्यों हुआ होगा। तो भाई 3 साल हो गए उसे गायब हुए, उसके बाद से उसको कोई भी अपडेट नहीं है। तभी यहाँ पे एलेना कहती है कि मेरे को एक अपडेट मिला है उसके बारे में। ये सब के सब लोग यहाँ पे गाड़ी लेके चले जाते हैं। क्रिस और एक्सेल एक साथ होते हैं और डग और लीलैंड साथ में जाते हैं। हमें बताया जाता है एक न्यूक्लियर शेल्टर ट्रेडिंग कंपनी के बारे में। ओके, तो एक रिकॉर्ड है जहाँ पे डॉक्टर स्किनर ने 8 साल पहले एक शेल्टर खरीदा था और हो सकता है कि आज भी वो उसी शेल्टर में छुप के बैठा हो। ओके, एक्सेल और क्रिस जाके शेल्टर को चेक करेंगे, डग और लीलैंड जाके ट्रेडिंग कंपनी को चेक करेंगे और एलेना तुम डॉक्टर स्किनर का फेशियल रिकॉग्निशन चलाओ सारे के सारे सीसीटीवी कैमरा में पूरी दुनिया में, और देखते हैं कि हमें वो मिलता है या नहीं। भले यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है उसने अपने भेस बदल लिया, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पे क्रिस पूछती है कि तुम जेल में क्यों
क्यों थे, तुमने क्या क्राइम किया था और कितनी लंबी सजा थी तुम्हारी। तो यार एक्सेल बताते हैं कि सच बताओ तो 888 ईयर्स। तो यार यही सुनते साथ भाई क्रिस तो रोक देती गाड़ी और बंदूक तान देती उसके ऊपर। वो कहती कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या साइको, कितने लोगों को मारा तुमने, उतरो यहाँ से। तो यहाँ पे वो भाई लात मार के गाड़ी से नीचे गिरा देती एक्सेल को। तो एक्सेल कहता है अरे सुनो मेरी बात सुनो। तो क्रिस कहती तुम्हें अच्छे से पता है कि सिर्फ एक इंसान को मारने से इतनी बड़ी सजा नहीं मिलती, बताओ कितने लोगों को मारा तुमने, सनकी कहीं के। तो एक्सेल कहता है अरे शांत हो जाओ, तुम्हें नहीं पता क्या, अगर हम जेल तोड़ने की कोशिश करते तो वो हर बार हमारी सजा को डबल कर देते हैं। मेरे को इनिशियली तो 3 साल की सजा मिली थी, लेकिन मैं जेल तोड़ता गया बार बार लगातार और मेरी सजा यहाँ तक पहुंच चुकी है। तो क्रिस कहती क्या सच में। तो एक्सेल कहता है हाँ। तो क्रिस कहती है ऐसा क्यों करते थे तुम, पागलों की तरह बार बार जेल क्यों तोड़ने की कोशिश करते थे। तो एक्सेल कहता है क्योंकि ये मेरी हॉबी है। तो क्रिस कहती है पागल हो तुम। दूसरे यहाँ पे हमें डग और लीलन का सीन दिखाया जाता है। लीलन पूछता है कि वैसे तुम्हें क्या सजा मिले, तुम क्यों ये ब्रेसलेट पहन के घूम रहे हो। मतलब ऑब्वियसली बात है इन सबका कुछ ना कुछ पर्पस है। ओके, तो यहाँ पे ये लोग बात करते हैं एक दूसरे के बारे में। भले ये कोई बड़े मुजरिम नहीं होते, लेकिन अगर बात करें एलेना की तो वो भाई बहुत खतरनाक हैकर है। आज तक उसने काफी सारे इंसिडेंट्स किए हैं हैकर होने की वजह से, ठीक है। इन सब में से वो ही सबसे ज्यादा खतरनाक है, भले ही लगती बच्ची जैसी है, ठीक है ना। अब क्रिस और एक्सेल इधर शेल्टर के पास पहुंच चुके होते हैं, दूसरी ओर डग और लीलैंड भी पहुंच चुके होते हैं कंपनी में। ओके, यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये लोग सर्च करना शुरू करते हैं। जब एक्सेल और क्रिस इधर शेल्टर के अंदर आते हैं तो यहाँ पे भाई बस जनरेटर चल रहा होता है, लेकिन ऑलमोस्ट अबैंडन हो चुकी होती है ये जगह। यहाँ पे कोई भी नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है। दूसरी ओर इधर डग जब ऑफिस में आता है तो देखता है कि कंप्यूटर्स ऐसा लगता है कि कुछ समय पहले तक चल रहे थे, लेकिन अब कुछ समय नहीं चल रहा है, ठीक है। काफी तोड़फोड़ हो चुकी होती है इधर। एक्सेल और क्रिस जब यहाँ पे अंदर आते हैं तो देखते हैं कि चेयर पे एक आदमी बैठा होता है और भाई ऐसा लगता है कि यही डॉक्टर स्किनर है। दूसरा लीलैंड जब यहाँ पे आगे बढ़ता है तो एक बंदा उसके सर पे बंदूक तान देता है और वो कहता है चुप हो जाओ, कुछ बोलना मत, ठीक है। एक्सेल आता है यहाँ पे और वो पूछते है कि क्या तुम ही हो डॉक्टर स्किनर, हो सकता है कि इसने प्लास्टिक सर्जरी करा रही हो, क्या ये जिंदा है भी या नहीं। जैसे ये लोग उसको छूने वाले होते हैं तब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई लीलैंड को पकड़ लिया इस बंदे ने। तो डग भी देख लेता है और वो डग को कहता है कि अपनी बंदूक नीचे कर दो बच्चे, हम यहाँ पे बस बिजनेस के लिए आए हैं, अब बता दो कि वो है कहाँ पे। तो डग कहता है हमें भी नहीं पता वो कहाँ पे है, ठीक है। तो ये बंदा कहता है ठीक है फिर बेवकूफों की तरह हरकतें करना शुरू करो बेटा, मेरे को भी यहाँ पे तुम्हारे मुंह से बातें निकलवाने आती ही है। दूसरा यहाँ पे क्रिस और एक्सेल को कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाती है और भाई कुछ बंदे आ जाते हैं और ताबड़तोड़ बंदूक की गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे डग के पास भी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और वो बोलता है भाई कोबायाशी किधर है, बताओ मेरे को। अब यार ये सबके सब लोग पागलों की तरह यहाँ पे बंदूकें चला रहे होते हैं, मतलब एक्सेल और क्रिस के ऊपर ये बाल बाल बचते हैं भाई, ये रशियन वगैरह बोल रहे होते हैं, साथ में मैक्सिकन भी। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक्सेल के गले में एक लकी चार्म टाइप होता है जो कि उसको हमेशा बचा के रखता है। तो भाई वो तो पागलों की तरह भागना शुरू कर देता है और बंदूकें चलाता है। तो क्रिस कहती है सच में दिमाग से पागल है यार ये। दूसरा ये बंदा जो होता है ना कोबायाशी के बारे में पूछ रहा होता है बार बार लगातार, वो यही कहता है कि तुमने जो मुझसे पैसे लिए थे वो मेरे को वापस चाहिए, ठीक है, नहीं दिए तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। भाई मतलब यार पूछ तो लो कि तुम हो कौन। यहाँ पे क्रिस और एक्सेल बार बार बचते हैं इनके अटैक से, वही बच बचा के भागते हैं। एक्सेल तो यहाँ पे ऊपर चढ़ जाता है और नीचे उतर के इन दो बंदों की तो वाट लगा देता है। अब दो बंदे और बचे होते हैं। दूसरा यहाँ पे दिखाया जाता है DEA और FBI भी इधर आ रही होती है भाई गाड़ी चलाते हुए फुल स्पीड में। आगे आके क्रिस और एक्सेल फिर से मिलते हैं और क्रिस कहती है तुम भूल गए क्या खेल रहे हो यहाँ पे, हमें डॉक्टर स्किनर के पास जाना है। तो ये दोनों यहाँ पे इन शूटर से बच बचा के इनको मार पीट के आगे बढ़ते और फाइनली जब उसके पास पहुंचते हैं तभी साइड में से FBI और DEA आ चुके होते हैं और ये लोग कहते हैं अपने वेपन्स नीचे गिरा दो। तो एक्सेल भी कहता है हम है लेजरस, तुम भी अपने वेपन नीचे गिरा दो। तो ये लोग कहते हैं क्या लेजरस, इसके बारे में सुना है तुमने कभी। अरे नहीं बिल्कुल नहीं। तो इन्होंने चारों तरफ से इनको घेर लिया होता है और जब क्रिस लाइट जलाती है तो ये बंदा जागता है और हमें दिखाया जाता है ये डॉक्टर स्किनर नहीं है बल्कि ये उसी ट्रेडिंग कंपनी का मालिक है। ओके, और ये माफी मांगने लग जाता है गोबयाशी जो भी नाम था इसका यार, इसने काफी लोगों से पैसे लिया और उनके पैसे वापस नहीं किया और इसको ऐसा लग रहा होता है ये लोग भी पैसे मांगने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे एक्सेल उसके मुंह में मुक्का मारता है, उसका नाक से खून निकलता है तो वो उसका DNA टेस्ट करता है, उसे कंफर्म हो जाता है कि ये डॉक्टर स्किनर नहीं है। दूसरा यहाँ पे हमें लीलैंड का सीन दिखाया जाता है। इन लोगों को भी समझ आ चुका होता है इनका कोई भी लेना देना नहीं है गोबयाशी से, टोबायाशी जो भी है उसका नाम, ठीक है। अपडेट्स ये एक दूसरे को शेयर कर देते हैं कि जो वो बंदा शेल्टर में बैठा था उससे काफी लोगों से कर्जा ले रखा था तो उसने अपने क्लाइंट के लिए जो शेल्टर बनाया था उसी में छुप के बैठा हुआ था इसलिए वो, ठीक है, जिससे उसे पैसा ना देना पड़े, ठीक है। तो डग यही कहता है कि देखो ये तो साफ सी बात है कि ये मिशन इतना आसान नहीं होने वाला है। अब ये बंदा होता है ये वही कहता है कि भाई आज तक मैं सिर्फ लक का वेट कर रहा था कि एकदम से मेरी जादू की छड़ी चमकेगी और मैं एकदम से अमीर बन जाऊंगा। मैंने ये हाफ ना मेडिसिन खा के अपनी जिंदगी को अंत करने का कोशिश किया, मतलब अपने आप को मारने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगता है इसका असर इतनी जल्दी नहीं होता है। लेकिन हो सकता है कि इसका मतलब ये हो कि मेरे को जिंदगी नया मौका दे रही है और मैं अपनी जिंदगी फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये एक्साइटेड हो जाता है लेकिन फिर बैठ जाता है क्योंकि ऑब्वियसली बात उसको पता है कि 30 दिन बाद तो वैसी दुनिया में लोग मरना शुरू हो जाएंगे। दूसरा एलेना को इधर फेशियल रिकॉग्निशन से डॉक्टर स्किनर मिल जाता है, ठीक है, लेकिन वो नोटिस करती है कि भाई ऐसे तो 1 लाख लोग हैं भाई सेम ऐसे दिखने वाले। तो हर्ष सोचती है कि चल क्या रहा है यहाँ पे। हम लिखा जाता है कि अब सिर्फ और सिर्फ 28 दिन बचे हुए हैं।